तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पिकअप करेंगे। एक मैम ने पूछा है कि मैम बोलती हैं कि सर के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से हमारे जो कर्म हैं वो IESM करवाते हैं हमसे, इमोशंस करवाता है, हमारा इंटेलिजेंस करवाता है, हमारा माइंड का अलग अलग पार्ट्स कराता है। अगर ऐसा कहेंगे तो हमारे जो बुरे कर्म हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, अगर मैं आपके साथ बुरा कर रहा हूँ तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा IESM कर रहा है तो फिर मेरे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी नहीं। तो अब प्लस उनका ये कहना है कि उन्होंने जो भी अपने स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे उसके हिसाब से उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हमारे कर्मों का जिम्मेदार अल्टीमेटली हम ही होते हैं। अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमको भोगना पड़ता है, अच्छा काम करते हैं तो हमको खुद भोगना पड़ता है। ये उनका सवाल में मिक्स्ड कंप्लेन था, कन्फ्यूजन था। उनका ये कहना था कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है जो हम लोग बात करते हैं IESM को लेकर के, कर्मा को लेकर के, और जो नॉर्मली उनका एक्सपीरियंस आया है कर्मा को लेकर के। अब इसको थोड़ा सा समझिए। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जब 10th में था या शायद 9th में था तो जो मुझे मैथमेटिक्स बहुत बेकार लगती थी। हालांकि रट रूट के मैंने किसी तरह से 90 आउट ऑफ 100 पा लिया था, बट उसके बाद फिर मैंने मैथमेटिक्स कभी लिया नहीं। खासतौर से जब मैं 11th और 12th में आया तब जैसे ही वो दोनों भूत आ गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती थी, वो तो बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। जब 2-4 सवाल लगाना पड़ता था उसके बाद मुझे गुस्सा आ जाती थी। मैं पिताजी से बाद में, वैसे तो मैं समझने की कोशिश करता था, लेकिन जब कभी कभी चिढ़ जाता तो बोलता था 1 2 3 4 तो होता है, वो मैथ होता है, ये ABCD मैथ कहाँ से हो गया, n+1 कहाँ से कर सकते हैं, n को और 1 को कभी जोड़ सकते हैं क्या, बेवकूफ़ बनाते हैं मैथ वाले, ऐसा मतलब गुस्सा आता था मुझे। बट मैं ये नहीं समझ पाता था कि आई नीड टू अंडरस्टैंड मोर डीपली, आई नीड टू क्लियर माई बेसिक्स इन सम सब्जेक्ट्स। तो ठीक ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को भी हम में से जो भी आदमी एक कैजुअल सब्जेक्ट की तरह, एक मोटिवेशनल वीडियोस की तरह समझने की कोशिश करेगा तो बहुत आगे जाएगा नहीं। उसको इस तरह के बहुत से फ्रस्ट्रेशंस और बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन सब्जेक्ट की वजह से नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है या कोई भी सब्जेक्ट जो एडवांस मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, वो अपने आप में बहुत गहरे और बहुत क्लियर मैथमेटिकल रूल्स हैं। अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे तो हम लोग रॉकेट्स इसी से जाते हैं। हम लोग मून पे पहुंचे हैं, तारे से तारे वगैरह जो भी हम लोग आज कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च, वो इन्हीं एडवांस्ड टूल्स की वजह से कर रहे हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑब्वियसली जो नहीं समझ पाते, तो हम लोग को खींच मचती है और हम जाना भी, पढ़ना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। कर्मा को समझिए फिर से। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे कर्मों का वजह हमारा इमोशन, हमारा इंटेलिजेंस है, तो इसमें किसी भी तरीके से मैं अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर से नहीं हटा रहा हूँ। अगर मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपके ऊपर गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरा ई सेंटर गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका फल मुझे नहीं मिलेगा या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं आपको मारता हूँ तो आप भी मुझे मार सकते हैं, या तो हो सकता है मुझे परेशानी होगी किसी और तरीके से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरे हाथ में है। खाली फ़र्क ये है कि जब हम बोलते हैं IESM तो हम उसको देख पाने के लिए और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ा पाते हैं। पहले मैं नहीं समझ पाता था ये चीज़ को कि मेरे ही दिमाग में जब मुझे गुस्सा आता तो मुझे लगता था मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है इस आदमी के ऊपर, मैं तो इस आदमी को प्यार करता हूँ, या मुझे ये चीज़ समझना है तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो पिताजी बोलते थे मन लगाओ, मन लगाओ। मन कैसे लगाएं? उस मन को और बारीकी से काटा गया इंटेलिजेंस। अब मुझे समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, ये इंटेलिजेंस है और अगर मैं इंटेलिजेंस को बढ़ा सकूं तो चीज़ों को मैं समझ सकता हूं। और जैसे ही मैं इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूं, और किसी वजह से अचानक से या धीरे धीरे मैं इमोशन में चला गया और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है वगैरह वगैरह, तो फिर मुझे मालूम पड़ जाता है कि बॉस अब इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा मेरे हाथ में आ गई। बिकॉज अब मैं जब भी परेशान होता हूँ, गुस्से में होता हूँ, दुखी होता हूँ, तो मैं बहुत कम एक्शन करता हूँ। मैं शब्द तो कोई बोलता ही नहीं। तो ये क्यों नहीं बोलता हूँ, मैं क्यों गुस्से के समय बिल्कुल बात ही नहीं करता हूँ? बिकॉज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली है। और ये कर्मा का थियरी नहीं है, ये तो साक्षात मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे किसी का गर्दन दबा दीजिए आप तो वो हिलता नहीं, ठीक ऐसे ही जैसे ही मैं इमोशन में पहुंचता हूँ, खास तौर से डेस्परेट इमोशंस, ऐसे इमोशंस जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे हाथ में नहीं होते, जब ऐसे इमोशन में पहुंचता हूँ तो फिर मैं बहुत चौकन्ना हो जाता हूँ। मैं अपने शब्दों को वॉच करता हूँ कि मेरे मुंह से कौन कौन से शब्द निकल रहे हैं। मैं ऐसा कोई भी शब्द रिम्पी से या श्रीश से या अपने कलीग से या कोई भी एम्प्लॉई से या स्टूडेंट से नहीं बोलना चाहता जो मुझे बाद में पछताना पड़े।
यही चीज़ें जब हम अनकॉन्शियसली करते हैं तो उसको हम कर्म बोलते हैं। कर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज दुनिया में कोई भी चीज़ बिना किसी कॉज का नहीं होता, हर चीज़ का कॉज होता है और उसका इफेक्ट होता है। जब हम IESM बोलते हैं, और जब मैं बोलता हूँ ना कि ये हमने गलती नहीं की है, ये हमारे IESM ने किया है, तो मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो हमारे अंदर में गिल्ट पैदा करें। हम बड़े चालाक लोग हैं और बड़े बेवकूफ़ लोग भी हैं। चालाक किस तरह से हैं कि जब जिम्मेदारी छोड़नी होगी तो बोलेंगे यार हमारे पास लाइफ का कर्मा था ना, इसलिए ऐसा हो गया। और बेवकूफ़ इसलिए हैं बिकॉज जब हमको समझ में आता है कि हमारे पास लाइफ या किसी की पास लाइफ से कुछ हुआ है तो हम उसके लिए गिल्ट फील करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे को बहुत हेल्प नहीं करता है। इसीलिए जैसे आपने कहा कि हमको मालूम पड़ता है कि मेरी पास्ट लाइफ की कुछ गलत चीज़ें थी या जो कुछ एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से मैं ये भोग रहा हूँ, मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, तब भी चेंज नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं हमको अंदेशा हो रहा है, डाउट हो रहा है कि शायद उसकी वजह से हो। लेकिन रियलाइजेशन मतलब होता है एकदम क्लियर। जैसे खाना बनाते समय आपको रियलाइजेशन होता है कि इतना नमक डाल रहा हूँ और टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे फट से मालूम पड़ता है इसका स्वाद सही है, इसका स्वाद खराब है। ठीक ऐसे ही कोई भी स्पिरिचुअल इंसाइट का जो रियलाइजेशन होता है वो एकदम इंस्टेंट होता है और डीप होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट जिम्मेदारी वर्ड को ही थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि जब हम अपने पास्ट की कोई गलती को हम ये बोलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको हमको ऐसे समझना होगा कि एक्चुअली हम जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, हम उसको गलती की तरह देख रहे हैं कि हमारी गलती है। तो मैं जैसे अनिल से हम लोग डिस्कस करते थे कि हम लोग जब भी अनिल किसी भी बात पर परेशान होते थे, अनिल बोलते थे गलती तो मेरी है ना, अगर एग्ज़ाम में फेल हुआ हो तो मेरी गलती है, मैंने नहीं पढ़ाई किया, या कुछ और गलती हो गई तो मेरी गलती है, या कोई बिज़नेस में फेल हो गया, या तो जैसे हमारे बेचारे आमिर खान जी और सलमान खान जी की फिल्में आजकल फ्लॉप हो रही, सलमान खान जी नहीं, कुछ भी खान लोग हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं हमारी गलती है। किसी भी चीज़ की गलती अगर आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और समझे नहीं तो बहुत हेल्प नहीं करता, केवल गिल्ट प्रोड्यूस करता है, और वो गिल्ट फिर विशियस सर्कल होता शुरू हो जाता है। तो इसमें पास्ट लाइफ का तो बहुत रोल नहीं है, प्रेजेंट लाइफ में ही अगर आप अपने इंटेलिजेंस को देखना शुरू कर पाएँ, खास तौर से मुझे लगता है ना कि आप जो हैं जिन्होंने बात की है ये IESM की, इन्होंने IESM शब्द तो समझ लिया, लेकिन जब उनके दिमाग में थॉट्स चलते होंगे तब वो नहीं पहचान पाती होंगी कि मेरा थॉट्स है या मेरे इमोशंस हैं या मेरे एक्शंस है। और ख़ास तौर से एक और चीज़ है कि इनको जो कंट्रोल किया जाता है, इंटेलिजेंस को, इमोशंस को या हमारी सेक्सुअल हैबिट्स को, ये बहुत लॉन्ग टर्म रियाज है, बहुत लॉन्ग टर्म रियाज है। जैसे म्यूज़िक का प्रैक्टिस होता है, बहुत साल लगते हैं, ठीक ऐसे ही ये इंस्टेंट नहीं है, और हम सब बड़े चाहते हैं रिजल्ट इंस्टेंट आ जाए। हम सब हमेशा, कभी एक ख़ास बात हुई, एक भाई साहब ने मुझे आज बात की तो बोल रहे थे कि मैं अपनी बच्ची से बहुत परेशान हूँ, उनकी बच्ची 30 साल की हो गई है और वो अपनी डैडी से बात ही नहीं करती, जाएगी अपना दरवाज़ा बंद करके रूम में बैठी रहेगी। 30 साल की है, जो कोई जॉब नहीं करती है, छोटा मोटा जॉब करके फिर छोड़ दिया। बोलती है मैं क्या करूँ? तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप अपनी बेटी से बात करते हैं? बोलते हैं हाँ, क्योंकि ऐसा ही एक केस कुछ दिन पहले मेरे पास आया था जिसमें कि उनकी बेटी होगी 25-30 साल की, जो घर छोड़ के चली गई है। उनको पता है मेरी बेटी वहाँ रहती है और बात नहीं करती पेरेंट्स से। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी बेटी से जब बात करते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम उनको बोलते हैं, जैसे मेरी बेटी अगर लेट से सो के उठ रही है तो मैं उसको बोलता हूँ लेट हो गया उठो, या उसकी मम्मी कुछ काम करने के लिए बोलती है तो मैंने उनको बोला कि अच्छा एक बात बताइए, ये सेंटेंस बोलते हैं आप कि हमारे पालन पोषण में कौन सी कमी रह गई थी? बोलते हाँ इसको बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, और ये सेंटेंस बोलते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी का कुछ करो? बोलते हाँ। पर खुद ही बोले कि मैं तो उसको भैया बोलता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर गिव अप कर दिया है। मैंने कहा ये सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है? उस सेंटेंस से वो इंटेलिजेंट फील करता है या वो कंफ्यूज्ड फील करता है या मिजरेबल फील करता है? ये देखेंगे आप, देख पाएंगे? बोलते हैं सोच रहे थे। तब तक से मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो मैं एक दूसरा सीन दिखाता हूँ आपको। आपने मुझसे बात किया है, आप जेनोगा बेसिक कोर्स के स्टूडेंट हैं और आप जेनोगा को पढ़ रहे हैं 3 दिनों से और आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप जेनोगा के स्टूडेंट हैं और भैया मैं आपके ऊपर गिव अप कर रहा हूँ, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, आप मुझे माफ़ करिए। कैसा फील कर रहे हैं आप? तो ऑब्वियसली जब कोई भी आदमी आपको गिव अप कर देगा आपके ऊपर तो आप मिजरेबल फील करेंगे। तो जब हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, तो मैंने बोला था थोड़ा सा देखिए पिछले 1 साल में या अगले 1 हफ्ते में आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं। मैंने कोई एग्जांपल दिया था, बहुत रिलेवेंट एग्जांपल था कि आप फिल्म की स्क्रिप्ट देखिए, किसी भी फिल्म का स्क्रिप्ट देख लीजिए तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं।
एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक कॉमेडियन होता है और एक विलेन होता है। तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग टाइप के डायलॉग्स दिए जाते हैं। कॉमेडियन का ऐसा डायलॉग होता है कि आपको हंसाए, हीरो हीरोइन आपको मोटिवेट करें और विलेन आपको गुस्सा दिलाए। तो मैं उनको पूछ रहा था थोड़ा सा इवैल्यूएट करिए अगले एक हफ्ते में जब भी मौका आएगा कि आप अपनी बेटी से कौन कौन से टाइप्स के डायलॉग बोलते हैं। तो ये डायलॉग जो है ये हमारे इमोशन से निकल के आ रहा है या इंटेलिजेंस से निकल के आ रहा है। ये जब हम जानेंगे तो हमारे हाथ में कंट्रोल आता है। ये जिम्मेदारी नहीं हटा रहे हैं हम लोग, ये कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। और फिर मैजिक तो तब होगा जब आप किसी और की लाइफ को बदलना नहीं चाहते, प्लस अपने आप से कुछ इमेजिनेशन नहीं चाहते। आपका केवल एक ही पर्पस होना चाहिए। जो मैं इनके डैडी को बोल रहा था, इस बच्ची के पापा को बोल रहा था, वही मैं इनको भी बोल रहा हूं कि एक ही पर्पस होना चाहिए हमारी लाइफ का। कुछ एक्शन करना नहीं, कुछ अचीव करना नहीं, केवल एक ही पर्पस होना चाहिए और वो है समझने की कोशिश करना। उस बच्ची को मैं कह रहा था, और ये केवल इनकी प्रॉब्लम नहीं है, आज की जनरेशन में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप से बिल्कुल कट चुके हैं, बिकॉज माँ बाप ने बचपन में उनको बहुत जाने अनजाने मिजरी दी है। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उस बच्चे को समझिए। मैंने उनको बोला कि आप वॉक पर जाइए, बोलते वॉक पर तो मेरे साथ कभी जाएगी नहीं। मैंने कहा उसको बोलिए आपके साथ चाय पर आए, बोलते चाय पर कैसे आएगी, सुबह 10 बजे उठती है, 10 बजे उठती है। फिर उनको बोलता हूँ कि इतना लेट से उठती है। मैंने कहा अभी आपने कहा 10 बजे उठती है, फिर मैं बोलता हूँ उसको लेट से उठती है। मैंने कहा ये सेकंड सेंटेंस हटा पाएंगे आप, लेट से उठती है? क्योंकि जब आप उस बच्ची को देखते हैं तो आपको केवल कौन दिखाई देती है, एक लेट से उठने वाला जीव जंतु। मैंने कहा ऐसे आप बोलेंगे, अगर आपके शहर के डीएम होंगे, आपके घर पे आ रहे हैं चाय पीने के लिए, तो कुर्ता पहन के आ रहा है, उसको बोलेंगे कायदे से कपड़ा पहन के आओ, तुम डीएम हो ऐसे पहन के आ रहे कपड़े? या मोदी जी को जाके बोलेंगे ऐसा कपड़ा पहनते हो या ऐसे करते हो? मोदी को छोड़ो, तुम किसी और छोटे मोटे पॉलिटिशियन को बोल दोगे, पुलिस वाले को बोल दोगे ना। हम लोगों की वैल्यू करते हैं अलग अलग टाइप के लोगों की, अलग अलग तरीके से। और वो वैल्यू कहाँ से होती है? या तो इमोशन से होती है या तो इंटेलिजेंस से होती है। और दिन में अपने आप को समझना पड़ेगा, इवैल्यूएट का एक ही पर्पस होना चाहिए। कौन सा? अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। जितना आप अपने आप को जानेंगे, जितना अपने आप को समझेंगे, और उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत हेल्प नहीं करेगा आपको। अगर आप 2-4 बार अपने आप को आंख बंद करके हिप्नोटाइज करके कुछ मैसेज ले लेंगे, मास्टर से ले लेंगे, अपने पास्ट लाइफ से ले लेंगे, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में जब मुझे गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, वो तो इसी लाइफ में हो रहा है और अभी हो रहा है। वो तो ऐसा ही है जैसे आप बाइक चला रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं कैसे ब्रेक लगेगा। तो इसमें हम पास्ट लाइफ को क्यों ले आते हैं, कर्मास को क्यों ले आते हैं? शायद ये सब बोलने से हम अपनी जिम्मेदारी किसी और के हाथ पे दे रहे हैं। अदरवाइज तो हमारी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहां पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहां पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए। और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।